क्या इंडिया एक्चुअली में जंग छेड़ेगा? दुनिया में इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं। रशिया यूक्रेन, एक्चुअली ये तो एक प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन यूएस कह लो, नेटो कह लो एंड रशिया। इजराइल गाजा, एक्चुअली ये तो एक जेनोसाइड ही है। इजराइल ईरान के बीच में भी 12 डे वॉर हुई थी, जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है फिर से चालू हो। थाईलैंड कैम्बोडिया के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमने उसमें भी एक्सप्लेन करके आपको बताया कि वो एग्जैक्टली क्यों हुआ। कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था कॉन्फ्लिक्ट का। येमेन और यूएसए के बीच में भी वॉर चली थी, जिसमें फिर यूएसए ने हाथ जोड़ के वापस आ गया कि हमारी तो मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। येमेन और इजराइल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इजराइल ने येमेन के ऊपर बॉम्बार्डमेंट की, वहां पे उनके प्राइम मिनिस्टर को ही खत्म कर दिया एंड रिपोर्टेडली और भी सारे मिनिस्टर्स थे, उनको भी साथ में। कितने टाइम तो हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे और बस बाहर के ही दर्शन ले रहे थे कि अच्छा वहां पे ड्रोन उड़ गए, मिसाइल्स उड़ गई, ये डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया। फिर उसके बाद हो गया पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर। तब जाके असली में रियलाइज हुआ कि जब खुद के देश में वॉर चालू होती है तो कैसा होता है। फिर जब हमारे यहाँ पे ड्रोन्स आने चालू हुए, मिसाइल्स आनी चालू हुई, एयर बैटल था जो इतने टाइम तक लास्ट किया। लकीली हम तो उस एरिया में नहीं रहते जहां पे ये सब हो रहा था, बट फिर भी हमारे जान पहचान वाले परिवार वहां पे रहता है एंड उन्होंने बताया था टेंशन कितनी ज्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। दुनिया बहादुरों का साथ देती है, बुज़दिलों का नहीं। अगर इस बात का सबसे ज्यादा इल्म किसी को है तो वो है भारत। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वाक़ये को भूलकर बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन भारत और भारतीय अवाम आज भी पाकिस्तान से खाई हुई मार को नहीं भूल पा रहे। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। बात बात पर ब्लैकआउट, कहीं बम फूटने की आवाज आ रही है। लिटरली आजू बाजू में, उन्हीं के शहर में। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी भी टेंशन्स इतनी ज्यादा थी ही नहीं। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद स्टेटमेंट्स ऐसी भी आ रही हैं कि भाई अगर कोई भी फ्यूचर में टेरर अटैक होता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा एन एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि टेरर अटैक्स तो होते रहते हैं। किस टेरर अटैक को आप पकड़ोगे और बोलोगे कि भाई अब तो लाइन क्रॉस हो गई, अब तो हम वॉर चालू करने वाले हैं? क्या इंडिया को इजराइल बनाने की कोशिश हो रही है? उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया है। आप बेसिकली कह रहे हो कि आप इतनी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन को क्या वाटर डिनाई कर दोगे? इसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट दी कि अगर कोई भी इंडियन अटेम्प्ट होता है टू डाइवर्ट या स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट है उसको हम सस्पेंड करते हैं। शिमला एग्रीमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ दोनों देशों के बीच में तो वो बायलैटरली सेटल किया जाएगा। मतलब जो ट्रंप आके बीच में कह रहे थे कि मैं कश्मीर का डिस्प्यूट रिजॉल्व करता हूं, तो ये बात हुई थी कि दोनों आपस में करेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा। पर अब आपने तीसरे के लिए भी दरवाजा खोल दिया। बेसिकली हर टाइप के आपके एग्रीमेंट्स जो है आप उसको हटाते जा रहे हो। इतने साल की जो डिप्लोमेसी थी उसको चुटकियों में खत्म करते जा रहे हो। जब वॉर की बात करते हैं तो जो ऑपरेशन सिंदूर था एक्चुअली वो तो कॉन्फ्लिक्ट था, वो वॉर था नहीं। एंड बहुत सवाल तो ये भी उठा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी कि क्या जस्टिफाइड था ऐसा कुछ करना। कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, हम उन्हीं को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्या हमने दुनिया को प्रूफ दिया कि वो जो टेररिस्ट थे जिन्होंने वो घिनौना काम किया वो पाकिस्तानी थे? क्या जस्टिफाइड था कि हम इतनी एस्केलेशन करें, सीधा एयरफोर्स का जो इतनी एस्केलेटरी फोर्स है उसका इस्तेमाल करें? ये तो हमारी पार्लियामेंट की स्पीचेस में ही हो गया था क्लियर कि हमने अटैक करके पाकिस्तान को कॉल करके बोला था कि बस वी आर डन। तो क्या हम आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्या एक रिटेलिएशन? ये भी एक सवाल उठता है। हमारा और आपका क्या ओपिनियन है, इट डज नॉट मैटर, पर दुनिया ने जो भी रिस्पॉन्स दिया किसी ने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। सबने ये कहा दे कंडेम टेररिज्म। इजराइल जिसको आप इतना भाई बंधु समझते हो उसने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया था। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस पर्सनल से स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी नोटवर्दी हैं। हमारे जो सीडीएस हैं जनरल चौहान, उनका ये कहना है इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। इसके अलावा जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल द्विवेदी, वो भी कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट वॉर है इट मे कम सूनर देन एक्सपेक्टेड। अब भाई ये क्या बताना चाह रहे हैं हमारे इंडियंस को कि हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए वॉर के लिए? भाई वॉर होगा तो क्या होगा ये तो हम ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। हमने बताया था कि भाई कितना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा वो हमारे लिए। पर बात ये है
कि अब तो अबंडेंटली क्लियर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अगर वॉर होगा तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा, दे विल बी सपोर्टेड बाय चाइना, फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा उन्हें। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान चाइना के क्या रिलेशन है। अब जो SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है वो चाइना में चल रही है मीटिंग, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना भी गए हैं। वो 7 साल बाद गए हैं चाइना। इसका मतलब ये है कि हमें चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। SCO किस चीज के लिए? SCO है सिक्योरिटी गारंटीज के लिए, उन सारे देशों के लिए जो उसका पार्ट है, एंड खास तौर पे हमारे लिए, हमारे कॉन्टिनेंट के लिए। एंड इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश तो अभी SCO में है नहीं, पर उनको भी ऐड करा दिया जाएगा एंड चाइना ही ऐड कराएगा उन्हें। एंड इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि चाइना जो है वर्ल्ड की फैक्ट्री है, वो तब बेनिफिट करता है जब दुनिया भर की इकोनॉमीज बढ़िया से चले, क्योंकि उनको वो ये सब सामान बेचता है। वो पीस में ज्यादा बेनिफिट करता है, वॉर में नहीं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका ऐसा देश है जो एक्चुअली वॉर से प्रॉफिट करता है। चाइना के लिए वॉर एक्चुअली हार्मफुल है। अब अगर हमें चाइना के साथ रिलेशनशिप सुधारने हैं, जो कि बहुत ही जरूरत है, क्योंकि वेस्ट ने तो देखो हमको सॉर्ट ऑफ एलियनेट कर दिया है, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर ऐसे टैरिफ्स लगा दिए हैं कि हम उनके ऊपर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर वो टैरिफ लगे हैं, कोई चांस ही नहीं है कि हम किसी और देश के साथ कंपीट कर पाए। चाइना की हमें इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हमारी काफी इंडस्ट्रीज ही ठप बैठ जाएंगी अगर हम चाइना के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ लेते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने बीच में एक छोटा सा थ्रेट इशू कर दिया था कि हम आपके यहाँ पे जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो नहीं भेजेंगे, तो इससे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही ठप पड़ सकती है। अब ये नहीं पॉसिबल कि हम चाइना के साथ भी रहें और पाकिस्तान के साथ वॉर भी चाहें, क्योंकि हम उन पे इतनी सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। इंडिया की हमारी स्ट्रेंथ क्या है? देखो, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाते जो हम एक्सपोर्ट कर सकें बाहर, जो हमारी स्पेशलिटी हो। जैसे चाइना के पास रेयर अर्थ है, रशिया के पास क्रूड ऑयल है, अमेरिकन के पास डिफेंस इक्विपमेंट है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास न है और न कभी हुए। क्या? संस्कार और परंपरा। हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश। या ऐसे कोई ऑटोमोबाइल हो जो पूरी दुनिया को चाहिए हो, जो सिर्फ हमारे पास है। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं तो प्लीज बताना, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज होती तो हम अमेरिका के साथ बेटर नेगोशिएट कर पाते, कुछ तो बता पाते कि अगर आप इतने टैरिफ्स लगाओगे तो भैया देख लो हमारे पास भी ये चीज है, हम आपको नहीं देंगे, जैसा कि बेसिकली चाइना ने किया। हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से सब हमारे साथ, या जो भी नेशंस चाहते हैं हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहेंगे, वो है हमारा मार्केट। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इतनी सारी चीजें खपत होती है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो सबको लगता है कि भाई हमारी कंपनीज का भी शेयर यहाँ पे होना चाहिए। तो हमको तो वॉर बिल्कुल भी नहीं सूट करता, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे जंग छिड़ जाती है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी एकदम खत्म होते जाती है, मार्केट ही गिर जाता है, तो फिर लोगों को हमसे क्या मतलब। अगर आप रशिया की बात करो तो रशिया हमें क्या बेचता है? क्रूड ऑयल। उसको हमारा मार्केट चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा खपत होती है ऑयल की। वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स हैं हम ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यूएस के साथ हमारा क्या माजरा है? क्यों उसने टैरिफ्स लगा रखे हैं? अगर आप ये वाला फैक्टर छोड़ दो कि भाई ट्रंप एक ईगोइस्टिक इंसान है और उसको सीजफायर का क्रेडिट चाहिए था, उसको अगर आप साइड रख दो, उनको एक्सेस चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के मार्केट का। चाइना को भी सेम ही चाहिए। चाइना कितने सारे प्रोडक्ट्स बेचता है यहाँ पे। हमारा बिगेस्ट इंपोर्ट हम कहां से करते हैं? चाइना से करते हैं। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। एंड इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर में हमको पाया गया कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, ये हो रही है वन साइड रीइंफोर्स्ड वॉर की। ये फ्रेज आप बहुत सुनोगे आने वाले दिनों में, एंड बहुत सारे लोग जो बाकी एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं, जो हमसे कई ज्यादा जानते हैं इस चीज के बारे में, वो इस चीज के बारे में बात करते हैं कि ये है वन साइड रीइंफोर्स्ड वॉर। इसके अलावा आप हमारी इकोनॉमी की तो हालत देखो, ऑन द सरफेस तो सब बहुत अच्छा है, पर क्या हमारे इकोनॉमी के अंदर एक डेट क्राइसिस बन रहा है? ये नेशनल डेट की बात कर रहा हूं। 10 साल पहले जो इंडिया का डेट था वो था $880 बिलियन, जो कि था अराउंड 52% अप्रोक्सीमेट ऑफ जीडीपी। आज के डेट में ये हो गया है ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन, जो कि है ऑलमोस्ट 80% ऑफ जीडीपी। हमारे देश में कितनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये डेट बढ़ रहा है, वो एज फ्रीबीज दी जाती हैं। वो किसी ऐसी चीज में नहीं लग रही कि उससे पैसा वापस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के लिए हमारी सरकार खर्च करती है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए। ये कहीं पैसा वापस तो नहीं आएगा ना इकोनॉमी में, कि किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्टमेंट किया एंड अब पैसा वापस आएगा, रिटर्न मिलेगा। ये तो आप इसलिए दे रहे हो ताकि जो 80 करोड़ लोग हैं उनको अनाज मिल सके। अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई इस चीज में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे देश में डेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब आप ये सोचो, आजादी से लेके अब तक तो 880 बिलियन था हमारा डेट, अब वो एकदम से पिछले 10-11 सालों में
2 ट्रिलियन हो चुका है। तो क्या ये वरिंग बात नहीं है? ये सब बताने का मकसद आपको ये था कि हमको अपनी इकोनॉमी में फोकस करना है। अगर हम वॉर जाके लड़ लेते हैं किसी से भी, बहुत हालत खस्ता हो जाएगी हमारी। इसके अलावा आप मिडिल क्लास की हालत देखो। मिडिल क्लास इतने ज्यादा डेट में है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा हाउस होल्ड डेट था वो पिछले ही एक साल में 23.1% से 23.9% ऑफ जीडीपी हो चुका है। हमारा मिडिल क्लास इतना ज्यादा डेट बर्डन हो चुका है, इतना ज्यादा लोन ले चुका है, पर्सनल लोन्स ले रहे हैं वो। एंड सबसे प्रॉब्लमैटिक बात पता है क्या है? इस 33% ऑफ ये जो लोन्स हैं वो पता है किस चीज के लिए? एसेंशियल कंजम्पशन के लिए, खाने पीने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, बच्चों की स्कूल फीस पे करने के लिए। अगेन ये बात इन पर भी लागू होती है मिडिल क्लास पे, कि जो लोन ले रहे हैं वो कहीं होम लोन, ऑटो लोन्स या कोई ऐसा अपना एसेट नहीं बना रहे हैं लोग लोन लेके। ये लोग एक्चुअली रोजमर्रा की चीजों के लिए लोन ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लोन डिफॉल्ट ऑलमोस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट है देन इट्स एवर बिन हमारे देश में। एंड भाई ओवरऑल ये डेट क्राइसिस की वजह से कितनी सुसाइड्स हो रही है उसकी तो बात भी मत करो। एंड किसान सुसाइड्स के तो कितने ही केस मिल जाएंगे, मीडिया ने शायद उतना कवर करना भी बंद कर दिया है। ये देखो, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कितने वेपन्स यूज किए, उसमें कितने इंडियन मेड थे, कितने बाहर के थे, कौन से एयरक्राफ्ट यूज किए, ज्यादातर बाहर के ही थे। सब वीडियो बनाए, चेकआउट कर लेना। ऑयल चाहिए रहेगा आपको बहुत ज्यादा, हमारे पास कोई क्रूड ऑयल नहीं है, हम सब इंपोर्ट करते हैं। तो भाई हमारे लिए कोई भी वजह नहीं है कि हमको वॉर क्यों लड़ लेनी चाहिए किसी के साथ भी। आज की जो सिचुएशन को अगर एनालाइज करें उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। हमको ये पूछना पड़ेगा कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या अचीव करना चाहेंगे वॉर से, ऐसा क्या मिल जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी तो इसकी बहुत लो है। एंड इफ एनीथिंग, इफ यू आस्क मी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और भी ज्यादा कम हो गई है ये। एंड आज के डेट में हमें सख्त जरूरत है कि भाई हमारे आसपास जितने मुल्क है ना उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करें, उनके साथ ट्रेड करें। एंड अगर आप कश्मीर की बात करते हो कि भाई वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो भाई कश्मीर का कोई मिलिट्री सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। मिलिट्री सोल्यूशन है ही नहीं। हमने तो उसके बारे में पूरी वीडियो भी बनाई है, जरूर चेकआउट कर लेना कि क्या पीओके हम ले सकते हैं वाया यूजिंग एक्चुअल मिलिट्री मींस। इंडिया को जरूरत है कि अपनी इकोनॉमी पे फोकस करे, ठीक है ना। वो बच्चों को नहीं बोल देते कि भाई अभी एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर खेलने की जरूरत नहीं है। हमारे वो हाल है आज के डेट में। आज के डेट में इतनी जो तलवार लटकी हुई है, इनफैक्ट ट्रंप ने तो हमला ही बोल दिया है, अपने खुद के टैरिफ्स लगा दिए 50%। यूरोप को बोल रहा है कि तुम भी टैरिफ लगाओ। सार्क पे भी फोकस करने की जरूरत है। इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर था सार्क का, उसको तो भूल ही गए हैं हम। सार्क के ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व रहेगा। तो भाई इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सबसे लड़ाई थोड़ी करने बैठ जाएंगे हम। एंड ये बात याद रखना, वॉर चालू तो आप फिर भी कर सकते हो, एंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद सीज फायर हो जाए तो उस पर भी लड़ाई हो जाती है, मैंने करवाया मैंने करवाया मैंने करवाया। तो देखिए हमने ये तो कंक्लूड कर लिया। एंड किसी को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिख के बताना कि इंडिया को कोई भी जरूरत नहीं है वॉर की। हम अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर वॉर चालू करेंगे किसी के साथ। एंड जो सरकार में बैठे हैं हमसे तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो ये बात तो अच्छे से समझते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इन ऑल प्रोबेबिलिटी। पर ये याद रखना, अभी जितने भी वॉर्स चल रहे हैं दुनिया में, 2 प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आपको बताता हूं। रशिया यूक्रेन क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? क्योंकि ज़ेलेंस्की और जो बाकी यूरोपियन लीडर्स हैं वो खत्म नहीं करना चाहते। रशिया ऑलरेडी टेरिटरी गेन करता जा रहा है। आपने टर्की में अग्री कर लिया था एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, उससे कई ज्यादा टेरिटरी तो आप गवा चुके हो। अभी पूरा देश ही खोना चाहते हो क्या? अगेन इस पे हम रैंट लंबे चौड़े दे चुके हैं, तो दिस इज नॉट द फोरम फॉर दैट। इजराइल जो कर रहा है गाजा में, या जो इनफैक्ट ईरान में भी हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, खासतौर पे नेतन्याहू और जो उसके कोalition मेंबर्स हैं, वो लोग चाहते ही नहीं कि वॉर खत्म हो। वो लोग जेनोसाइड करते रहना चाहते हैं। आईडीएफ के सीनियर पर्सनल, ऑपोजिशन सब आके बोल चुके हैं कि भाई इसको खत्म करो, ये हमारे लिए ही गले की घंटी बनते जा रहा है। पर नहीं, उनको नहीं करना, क्योंकि इन लोगों का पर्सनल बेनिफिट है उसमें। इसलिए पर्टिकुलर वॉर्स या जेनोसाइड आज भी चल रहे हैं। तो ये वॉर्स क्यों लड़े जा रहे हैं? ये ताकि जो लोग पावर में हैं वो सत्ता में बने रहें। एंड ये भी याद रखना, वॉर होंगी तो बेनिफिट किसको होगा? जो ऊपर में बैठे लोग हैं उनको बेनिफिट होगा। जो कंपनीज हैं जो ये सब मटेरियल बेचती हैं आपको जंग लड़ने के लिए, उनको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो भाई आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान के बीच में मुझे तो नहीं लगता वॉर चालू होगी। पर यह बात जरूर याद रखना, जैसे कि कारगिल के टाइम भी हुई थी वो जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, उसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। वो एक पर्टिकुलर आदमी ने अपने विल पर चालू की थी वो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। अगर आगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कभी कुछ ऐसा होता है तो ये याद रखना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उस चीज से बेनिफिट कर रहे हैं, इसीलिए जंग चालू हो रही है। नॉट